एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, मन लगा के खूब पढ़ाई कीजिए क्योंकि बहुत समय अब रहा नहीं है। अब हम लोग इनऑर्गेनिक का 5 चैप्टर पढ़ते हैं, मतलब आखिरी इसका जो चैप्टर है वो क्या है, उप सहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम आपको ये समझाए थे कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ये समझो कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसका वेटेज क्या है। पढ़ने से कोई मतलब होना चाहिए ना कि इसका वेटेज क्या है और हमें इस पे कितना ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ के जो नंबर आते हैं वो 6 to 7, मतलब 6 से लेके 7 तक के नंबर के सवाल, यहाँ से क्वेश्चन जो भी राइज होते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ईजी भी है। अगर आपको डी ब्लॉक पढ़ने में मजा आया होगा तो ये भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हेडिंग बनाइएगा, चैप्टर का नाम लिखिएगा उप सहसंयोजक, उप सह संयोजक यौगिक, उप सह संयोजक यौगिक। ये चैप्टर का नाम है। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब जरा ध्यान से सुनना, जैसे उप सह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो आप लोग 11th में बंध पढ़े हो, प्रकार, बंध के प्रकार क्या होते हैं। तो उप सह संयोजक बंध पढ़ते हो, आयनिक बंध पढ़ते हो, और कौन सा बंध पढ़ते हो, सहसंयोजक यौगिक बंध पढ़ते हो। ये कई सारे बंध पढ़ते हो। तो यहाँ से क्या मिला आपको, उप सहसंयोजक यौगिक। यौगिक का मतलब जानते हो ना, एक तरीके से हम लोग कहते हैं कि बहुत कई पदार्थों से मिलके जो हमारा तैयार होता है उसे यौगिक कहते हैं। और यहाँ पर उप सहसंयोजक यौगिक मतलब उसमें उप सहसंयोजक बंध भी पाया जाएगा। हाँ, बिल्कुल भी पाया जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनना कि इसमें होता क्या है। होता क्या है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ठीक, और बी के पास बेटा बहुत पैसे हैं और ए को जरूरत है। ए को क्या है, जरूरत है, और ये देता भी है। ये क्या करेगा, देता भी है। तो ये ए मांगेगा इससे पैसा बी से कि मुझे पैसे की जरूरत है, तू दे दो। ठीक, ये देगा भी। ठीक, और लेकिन बी को पता है कि ये ए जो है ये नालायक है, पैसा लेगा, मेहनत भी नहीं करेगा, ना तो मुझे जल्दी से पैसा वापस करेगा। तो इसकी कंडीशन हो जाती है, बी का कंडीशन ये होता है, भाई देखो हम तुमको पैसा देंगे लेकिन हम तुमको अपने साथ रखेंगे। हम क्या करेंगे, तुमको अपने साथ रखेंगे। जब अपने साथ रखेंगे तो हम तुमसे झाड़ू पोछा कुछ भी करवाएं, तुम्हें वो करना पड़ेगा। ठीक, इन लोगों में एक डील फाइन हो जाती है और ये भी कहता है हाँ ठीक है मैं करूंगा। तो इनके ये क्या हो जाता है, इससे लेता है। तो भाई अब यहाँ पे पैसा तो लेगा नहीं, यहाँ पे तत्व है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ता है तो इनके बीच जो बनने वाला बंध होता है बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। 11th में ये सारी चीजें पढ़ाई हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं दाता। दाता का मतलब क्या होता है, डोनर, और ये कौन है, ग्राही, मतलब एक्सेप्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं। देने वाले को दाता कहते हैं, डोनर कहते हैं, लेने वाले को ग्राही, मतलब ये एक्सेप्टर होगा। ये लेगा और ये इसी के साथ जुड़ भी जाएगा, ये इसी के साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार के जो बंध बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं उप सहसंयोजक बंध। ये दोनों जो जुड़ते हैं बेटा, ये उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ते हैं। उप सहसंयोजक बंध द्वारा क्या करेंगे, जुड़ेंगे। और इस पूरे यौगिक को हम लोग कहेंगे उप सहसंयोजक यौगिक। क्या कहेंगे, उप सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। समझ में आ रही है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सारी चीजें आप लोग बेसिक से पढ़े हो। तो अब हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे कि उप सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं। अब चलो हेडिंग बनाना, यहाँ पर कॉपी में अपना हेडिंग बनाना उप सहसंयोजक यौगिक। अब इसका डिफिनीशन लिखते हैं। तो डिफिनीशन में बोला जाता है, वे जटिल यौगिक जिनके अणु भार उच्च होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये क्या होते हैं, बड़े यौगिक होते हैं, अणु भार इनका उच्च होता है। अगर मैं बात करूं जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में होता है आप लोग जानते हो, और मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति में होता है। लेकिन क्लोरोफिल एक बड़ा उच्च अणु भार वाला यौगिक है। उसी प्रकार हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन क्या है, ब्लड को कलर प्रोवाइड कराता है, वो भी उच्च अणु भार वाला होता है। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। उप सहसंयोजक यौगिक हमारे जीवन लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। ठीक, तो यहाँ पर लिखिएगा, वे जटिल वे जटिल
यौगिक यौगिक जिनके जिनके अणु उच्च हो, या अणु भार भी कह सकते हो यहाँ पर, चलो यहाँ भार लिख लेना, अणु भार उच्च हो और और जिसमें और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्राही तथा तथा ग्राही परमाणु लिख दें, परमाणु लिखो ज्यादा इजी रहेगा, परमाणु तथा तथा एक तथा एक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु परमाणु हो परमाणु हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु हो उसे उसे उपसंयोजक उपसंयोजक यौगिक यौगिक कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे बोला जा रहा है वो जटिल यौगिक जिनके अणु भार उच्च हो और क्या बोला जा रहा है, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु हो, दूसरा क्या बोला जा रहा है, एक दाता परमाणु हो, उसे उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब ये लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, उपसंयोजक यौगिक उपसंयोजक यौगिक संयोजक यौगिक प्रायः प्रायः इसमें क्या लिखोगे, प्रायः संक्रमण तत्व बनाते हैं। ठीक, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आप लिखोगे जैसे बनाते हैं, ये तो आपका लाइन हो गया। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि फिटकिरी फिटकिरी क्या है, उपसंयोजक यौगिक है कि नहीं है, फिटकिरी का सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताओ कमेंट में। फिटकरी, ठीक है, फिटकरी ये सब बेसिक से सुनते हो। ये क्या होता है, K2SO4 Al2 SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक, यही होता है आपका फिटकिरी। क्या होता है फिटकिरी, इसी को हम लोग कहते हैं एलम, पोटास एलम भी कहा जाता है। ठीक, तो ये क्या है बेटा, उपसंयोजक यौगिक उपसंयोजक यौगिक 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 नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। ऐसा क्यों होता है, इसमें उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है, क्योंकि क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें उपसंयोजक बंध नहीं बनता है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? और यह क्या है, द्विक लवण है, लिख लीजिएगा, ये पढ़ोगे बेटा, यह द्विक लवण है, जिसको हम लोग कहते हैं डबल सॉल्ट, जिसको क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहा जाता है। द्विक लवण कभी कभी 1 मार्क्स में आपसे पूछ दे तो आप बताओगे कि होता क्या है, द्विक लवण किसे कहते हैं। ठीक, यहाँ तक तो कोई समस्या होगी नहीं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें इसमें और भी आ जाता है, जैसे कि द्विक लवण होता क्या है, द्विक लवण की हम लोग बात करेंगे। हेडिंग क्या बनाइएगा आप लोग, द्विक लवण, डबल साल्ट, द्विक लवण, डबल साल्ट। ठीक है, द्विक लवण किसे कहते हैं, बहुत इजी है। द्विक लवण बोला जाता है कि वे जटिल कंपाउंड या फिर बोलोगे वे यौगिक जिनको जल में या जल के विलयन में घोलने पर वो अपने आयन में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जैसे ही अपने आयन में वो टूट जाएंगे
वो क्या कहलाएंगे, द्विक्लवण कहलाएंगे, और वो सहसंयोजक यौगिक नहीं कहलाएगा। आप फिटकरी को घोल कर देख लीजिएगा, ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, वे वे यौगिक वे यौगिक जिन्हें जल या विलेय या विलयन में में डालने पर वह अपना पहचान खत्म कर देता है, अर्थात अपने आयनों में टूट जाता है, उसे द्विक लवण कहते हैं। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यही ले लो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये ले लो बेटा, K2SO4 फिटकरी है, फिर Al2SO4 का थ्राइस 24H2O वाटर। ये क्या है, ये द्विक लवण है। अभी आपको पता है ना कि इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही बेटा हम लोग जल में डालेंगे, जल में डालने पर जैसे ही हम लोग इसको वाटर में डालेंगे ये टूट जाएगा। इसको देखेंगे तो 4K प्लस में टूटेगा, देन किस में टूट जाएगा, इसमें SO4 2 माइनस में टूट जाएगा, Al3 प्लस में टूट जाएगा, ठीक, में टूट जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। ये इसमें क्या करेगा, वाटर में ये टूट जाएगा। उसी प्रकार से मोहर साल्ट भी होता है। अब आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मोहर साल्ट क्या होता है तो क्या बताएंगे, लिखिएगा मोहर लवण, ठीक। मोहर लवण किसे कहते हैं, क्या इसका आप फॉर्मूला बता सकते हैं या फिर एग्जाम्पल इसमें बता सकते हैं कि मोहर साल्ट क्या होता है। ये 1 मार्क्स में ये सब चीजें पूछ ली जाती हैं। जैसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि पोटास एलम फिटकिरी द्विक्लवण है या नहीं है, और है तो क्यों है, ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी तो आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या बताओगे, यहाँ पर होता है NH4, ठीक, NH4 का ट्वाइस हो जाएगा SO4 होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे आयरन सल्फेट, फिर 6 वाटर होता है, ठीक, 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे ये होता है। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही जल में डालते हैं, जल में डालने पर क्या करेगा बेटा, ये भी टूट जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं मोहर साल्ट में। तो यहाँ पर ये अमोनियम में आयन में टूट जाएगा, ठीक, और ये क्या करेगा, SO4 2 माइनस में टूट जाएगा, देन क्या करेगा, आयरन भी यहाँ पे टूट जाएगा, Fe2 प्लस में टूट जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से ये सब टूट जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। पहले हमने क्या जाना, उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक कैसे बनता है बेटा, जब तक उपसहसंयोजक बंध ना बने उनके बीच में। ये बंध बनने वाला कौन होता है, एक क्या होगा, दाता होगा, और एक क्या होगा, ग्राही होगा। वो अपने पास उस कंपाउंड को रख लेता है, ठीक है, जाने नहीं देता। और फिर उसके बाद क्या हम लोग पढ़े हैं, उपसह संयोजक यौगिक प्राय संक्रमण तत्व होते हैं। डी ब्लॉक की बात हो रही है, संक्रमण तत्व से हमेशा याद आना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़े हैं, ठीक। फिटकरी की बात कर दी, फिटकरी क्या होता है, द्विक्लवण, ये सब चीजें क्या हो रही है। द्विक्लवण का डिफिनीशन आपने दे दिया, उसके एग्जाम्पल भी दे दिए, यहाँ तक नोट करिए, फिर उसके आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक उपसहसंयोजक यौगिक या जटिल यौगिक, जटिल
यौगिक, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं संकर लवण, संकर लवण। ठीक, इन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका डिफिनीशन लिखेंगे जिस प्रकार हम लोग द्विक लवण का लिखे थे डिफिनीशन, उसी का ये उल्टा होगा। क्या होगा, ये उसी का उल्टा होगा। तो वहां पे क्या लिखे थे, वे यौगिक जो जल में डालने पे वो क्या हो जाते थे, अपनी पहचान खो देते थे, आयन में टूट जाते थे। यहाँ पर क्या होगा, ये टूटेंगे नहीं। ये क्या होगा बेटा, टूटते नहीं है। इसका डिफिनीशन आप क्या लिखोगे, वे यौगिक, वे यौगिक जिन्हें जिन्हें जल या विलयन में डालने पर अपना पहचान नहीं खोते या पहचान नहीं खत्म करते हैं, या पहचान आप बनाए रखते हैं, आपको जो सही लगे चीजें लिख लीजिएगा, रखते हैं, अर्थात वह अपने आयन में नहीं टूटते हैं, उसे जटिल यौगिक कहते हैं, उसे जटिल यौगिक कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। वे यौगिक जिन्हें जल या विलयन में डालने पर अपना पहचान नहीं खत्म करते या फिर पहचान बनाए रखते हैं, वो क्या होते हैं, जटिल यौगिक होते हैं, जो अपने आयन में भी नहीं टूटते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर, एग्जाम्पल के लिए हम क्या लें बताओ, यहाँ पे K4 ले लें, यहाँ पे K4 FeCN6, कुछ इस प्रकार का यौगिक हम लोग ले लें। इसको बेटा हम लोग जैसे ही जल में डालते हैं, ये टूटता नहीं है, ये जो यहाँ पर बाहर है ना, ये टूट जाएगा, बस ये कुछ नहीं होगा, बस अपने आयन में आ जाएगा। ठीक है, ये इसी को हम लोग कहते हैं काउंटर आयन, इसी को हम लोग कहते हैं काउंटर आयन। बाकी ये जो है पूरा का पूरा, ये जल में बिल्कुल बेटा उसी प्रकार से रहेगा, ये नहीं खत्म होगा। ठीक, अब FeCN को नहीं तोड़ सकते, ये नहीं खत्म होगा, ये जैसा रहेगा, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, जटिल आयन, ये नहीं टूटता है। ठीक, नहीं टूटता है, इसी को हम लोग कहते हैं, सॉरी जटिल यौगिक कहते हैं, आयन नहीं कहते, जटिल यौगिक। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जटिल यौगिक हम लोग कहते हैं। ये नहीं टूटता है बेटा, याद रखिएगा इसे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें उपसंयोजक यौगिक, हेडिंग बनाइएगा, उपसंयोजक यौगिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे मान लो हम कोई भी कंपाउंड ले लें। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, जैसे इसको हम ले लें, अगर हम इसको ले यहाँ पर, चलो साइड में लेते हैं, यहाँ पे अगर हम K4 FeCN6 अगर हम इसको लेते हैं, तो इनमें क्या क्या शब्दावली होगी, ध्यान सुनिएगा। ये जो ब्रैकेट के बाहर, बड़ा वाले जो ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा बेटा, उसको हम लोग कहते हैं काउंटर आयन। क्या कहते हैं,
काउंटर आयन कहते हैं, याद रखिएगा, काउंटर आयन कहते हैं। और यहाँ पे इसको या आयरन को, यहाँ पे आयरन को हम लोग कहते हैं केंद्रीय परमाणु। क्या कहते हैं? केंद्रीय परमाणु कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बेटा Cn है, इसी को कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? अब इसके बाद ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है, यहाँ से यहाँ तक भाई, ये जो हम बना रहे हैं, ठीक, ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? संकुल क्षेत्र। संकुल क्षेत्र, उपसह या उपसह संयोजक परिसर, उपसह संयोजक संयोजक परिसर। परिसर का मतलब जानते हो ना, जैसे हम लोगों का स्कूल होता है या कॉलेज होता है, तो एक ग्राउंड होता है, उसी को कहते हैं परिसर। मतलब बोलते हैं कैंपस से बाहर नहीं जाना, तो एरिया एक होता है परिसर। तो यहाँ पर वही चीज है, ये पूरा का पूरा परिसर है। तो बेटा ये सारी चीजें हमें पढ़ना पड़ेगा। काउंटर आयन, लिगेंड किसे कहते हैं, संकुल क्षेत्र कौन होता है, केंद्रीय परमाणु कौन होता है, इन सब के हम लोग बारे में पढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल आपके लिए एक और ले रहे हैं, जैसे Cu हो गया, और यहाँ पे हमने क्या लिया, चलो ऐसे कर देते हैं, ठीक। Cu हो गया, यहाँ पे अमोनिया हो गया बेटा। अब इसमें बताओ, कमेंट में जरूर बताना, ये आपके लिए है, आप इसको खुद से करोगे, बताना इसमें कौन काउंटर आयन है, कौन लिगेंड है, कौन उपसह संयोजक परिसर है, कौन केंद्रीय परमाणु। बेटा वही चीज है, देखो ये चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, वो वही क्या कहलाएगा, काउंटर आयन। सवाल ये आता है कि अब हम मैम इसमें पहचानेंगे कैसे कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। ये देखो पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पूरे पे निगेटिव आएगा, ये क्या हुआ पूरा का पूरा निगेटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से सुनना, हमेशा कोई भी कंपाउंड दिया हो, मान लो ABC कुछ भी करके, ए भी ऐसा कुछ कंपाउंड दिया रहता है, तो बेटा जो पहला आता है वो पॉजिटिव, उसके बाद जो आता है निगेटिव। देखो यहाँ पे K4 पहले आया ना, तो ये पॉजिटिव, अब पूरा का पूरा जो कंपाउंड एक ब्रैकेट में वो निगेटिव। अब यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट में है, यहाँ से यहाँ तक ये पहला, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, हमेशा याद रखिएगा। तो अब इसमें हेडिंग आप बनाइएगा, इसमें केंद्रीय परमाणु, ठीक है। केंद्रीय परमाणु किसे कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल, ठीक। केंद्रीय परमाणु हम लोग किसे कहेंगे? तो किसको कहते हैं केंद्रीय परमाणु? हम लोग क्या बोलोगे? उपसह संयोजक यौगिक में, यही है ना केंद्रीय परमाणु। भाई अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो Fe होगा बीच में, और उसके बाद क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे Cn इसके आगे पीछे मंडराते रहेंगे, ठीक। कुछ इस प्रकार से Cn इसके आगे पीछे मंडराते रहेंगे, 2 4 6 हो गया, कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु किसे बोल रहा जा रहा है? उपसह संयोजक यौगिक में जो परमाणु, लिखिएगा उप सह संयोजक, उपसह संयोजक यौगिक में जो परमाणु लिगेंड से, ठीक, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है केंद्रीय परमाणु कहलाता है, केंद्रीय परमाणु कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना है? इसी को हम लोग कहते हैं बेटा, इसे देखो ये सब 10th में पढ़े हो, इसे लुईस अम्ल भी कहते हैं, लुईस अम्ल भी कहा जाता है, या लिख लो कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लुईस अम्ल भी कहते हैं। तो ये जो आयन है यहाँ पे, सॉरी जो आयरन है यहाँ पर, ये क्या है? लुईस अम्ल भी है, और ये क्या कर रहा है? लिगेंड से जुड़ा हुआ है ना, तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट डिफिनीशन आप बनाइएगा काउंटर आयन। नेक्स्ट हेडिंग, डिफिनीशन नहीं, सॉरी,
यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, काउंटर आयन। ठीक, काउंटर आयन क्या होता है? काउंटर आयन की अगर हम लोग बात करें तो काउंटर आयन की इसमें डिफिनीशन तो लिखने की जरूरत है नहीं। ये क्या बोलोगे बेटा, ये बोलोगे कि आप वहाँ पे जो हमारा उपसंयोजक परिसर है उसके बाद या उसके पहले आने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो, कुछ भी यहाँ पर एग्जांपल जो भी आपका हो रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, K4 FeCN, ठीक, CN6 यहाँ पे, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये सब क्या होते हैं आपके। अगर इसी तरह हम लोग CuN ले लें, Cu अमोनिया ले लेते हैं, और यहाँ पे SO4 माइनस, ये प्लस होता है, ये माइनस, तो ये जो होता है, ये जो बाहर बाहर है इसको आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, काउंटर आयन है। क्या है, काउंटर आयन है। अगर उसी तरह से हम बात करें बेटा यहाँ पे उपसंयोजक परिसर, अगर हम परिसर की बात करें तो ये सब पूछे नहीं जाते हैं आपसे। अगर ये पूछता है तो लिख दीजिए, लेकिन हालांकि ये सब पूछे नहीं जाते, बस नाम से जानिए कि ये होता क्या है। अगर हम उपसंयोजक परिसर की बात करें तो ये परिसर पूरा है कि नहीं है, ये पूरा परिसर है ना, यहाँ से यहाँ तक लेकर ये, तो ये परिसर बेटा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी हो सकता है। कैसा होगा, निगेटिव भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, जीरो। ठीक, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक, आप ये लिख सकते हो। आप चाहो तो इसके एग्जाम्पल भी मैं इसको बता सकती हूँ कि आप यहाँ पर इसके एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक, इसके एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूँ, एक ये एग्जाम्पल हो जाएगा, एक ये एग्जाम्पल हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ये लिख लेना जिसपे न्यूट्रल होता है। ठीक है, जिसपे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक, यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब हम लोग लिगेंड पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक क्लियर करेंगे, और उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया है। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में प्लीज जरूर से बताना। आज के लिए इतना रहने देते हैं, धन्यवाद।